हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आया हूं जीएस के बेस्ट 500 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 3। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द आइनू ट्राइब फाउंड? आइनू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो हमसे पूछा है कि आइनू जनजाति जो है वो किस देश में पाई जाती है, ये हमें बताना है। तो ये एक फोटो लगा हुआ है जिसमें ये आइनू जनजाति के लोग हैं और आप देख सकते हैं इनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। जो ये आइनू जनजाति के लोग हैं इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हुआ करती थी। ओके, तो आइनू जनजाति ये पाई जाती है जापान में। जापान में पाई जाती है, मेनली जापान में पाई जाती है। जापान के अलावा ये आपको रशिया में भी मिलेगी, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम संख्या है, इस जनजाति की जो मैक्सिमम संख्या है, लगभग 20,000 से 25,000 लोग आइनू जनजाति के जापान में पाए जाते हैं। ओके, और जापान में अब इस जनजाति के लोगों ने, इस जापान के स्थानीय लोगों में शादियां करनी स्टार्ट कर दी है, तो इनकी आबादी का एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है मेन रूप से कि आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। रशिया में भी इसके कुछ लोग रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है, लगभग 1000 से 1200 के करीब, लगभग या उससे भी कम, लगभग आइनू जनजाति के लोग रशिया में रहते हैं। और ये जापान का उत्तरी भाग है, जापान का उत्तरी भाग है, नॉर्थ पार्ट। जापान के नॉर्थ पार्ट में आपको ट्राइब मिल जाएगी, नॉर्थ पार्ट में। ओके, जापान एक आइसलैंड कंट्री है। मैं जापान के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। जापान जो है एक आइसलैंड कंट्री है, आइसलैंड कंट्री है जापान। और जापान की कैपिटल COUNTRY कंट्री। जापान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जापान की टोक्यो। कैपिटल क्या है? टोक्यो है जापान की कैपिटल। और जापान की जो करेंसी है, जापान की जो करेंसी है, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन, YEN, येन। जापान की करेंसी येन है। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जापान की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं डायट, DIET, डायट। हिंदी में लिखते हैं इसको ऐसे, डायट। जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं डायट। ओके, और यहां मैं आपको बताता हूं कि जो जापान का पुराना नाम, आप कह सकते हैं पुराना नाम, या फिर उसको उगते हुए सूर्य का जो देश कहते हैं उसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है? जापान को कहा जाता है निप्पन। निप्पन कहा जाता है, या एक वर्ड और है निहॉन। ठीक है, ये उसको कहा जाता है जापान को। इसका मतलब है लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है जापान को। तो इसकी वजह से इसको निप्पन कहते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? यह हमसे पूछा गया है। तो हम बताएंगे कि भविष्य का ईंधन क्या हो सकता है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यह हाइड्रोजन फ्यूल। तो हाइड्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये डाई एटॉमिक गैस होती है। ठीक है, अब हाइड्रो, ये हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो का मतलब है वाटर। हाइड्रो का क्या मतलब है? वाटर। और जन का मतलब है, जन का मतलब है फॉर्मिंग। तो यानी कि ये हाइड्रोजन जो है, इसका मतलब हो गया एक ऐसा तत्व है जिससे, एक ऐसी गैस है जिससे जल बनता है। वाटर फॉर्मिंग गैस है। क्या है? वाटर फॉर्मिंग। ओके, और ये भविष्य के ईंधन के रूप में अब इसका यूज होगा। वाहनों में, व्हीकल्स में और बिजली उत्पादन में इसका यूज होगा। कुछ क्षेत्रों में इसका यूज अभी भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक रॉकेट बना हुआ है, यानी कि रॉकेट्स ईंधन में और स्पेसक्राफ्ट में, और ये जो स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट में इसका यूज होता है। हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल का जो आजकल यूज हो रहा है, नासा हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किस में कर रही है? ये आप देख रहे हैं एक रॉकेट छोड़ा जा रहा है स्पेस में। ये स्पेस में रॉकेट फ्यूल, ये हाइड्रोजन फ्यूल का यूज होता है रॉकेट में और स्पेसक्राफ्ट में। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो स्पेस में जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उनमें कौन सा फ्यूल होता है? उनमें हाइड्रोजन फ्यूल होता है। लिक्विड हाइड्रोजन होती है, लिक्विड हाइड्रोजन होती है। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए कि अब इससे काम चलेगा। और मैं आपको बता देता हूं, जो ये जितने भी स्टार हैं, स्टार्स
और सन, इनका जो मैक्सिमम मास है, इनका जितना भी मैक्सिमम मास होता है वो हाइड्रोजन से ही बना होता है। किससे बना होता है? हाइड्रोजन से ही बना होता है। और मैंने आपको बताया ये किस फॉर्मेट में मिलती है? हमें डाई एटॉमिक फॉर्मेट में मिलती है। डाई एटॉमिक फॉर्मेट में मिलती है हाइड्रोजन। तो कैसा है? ये द्विक अणु गैस है, द्विक अणु गैस है। ओके, तो ये स्पेशली आप याद रखेंगे कि रॉकेट फ्यूल में क्या यूज होता है? लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो यहां मटर आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन ग्रीन, तो इसका साइंटिफिक नेम हमसे पूछा है। तो मटर का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम, PISUM, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। हिंदी में भी लिख देता हूं, पाइसम सटाइवम। तो ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। मैं आपको बताता हूं, जो हरी मटर होती है उसमें प्रोटीन के साथ साथ, इस हरी मटर में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन के भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, प्रोटीन के साथ साथ मटर में, हरी मटर में विटामिन के भी पाया जाता है। ओके, चलो जब ये मटर आई गई है तो एक ओनियन का मैं और बता देता हूं। ओनियन का साइंटिफिक नेम, ओनियन का, प्याज का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो है एलियम सेपा। एलियम सेपा, एलियम सेपा मटर का वैज्ञानिक नाम है। और मटर की खेती भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है? मटर की खेती भारत में सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में। ये भी आप पॉइंट याद रखना, मटर की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? महाराष्ट्र में। ओके, इंडिया में मटर की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। और एक बार दोबारा बता देता हूं, याद आप लोग याद रखेंगे, मटर में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन के की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमनली फाउंड सॉल्ट इन द बॉडी इज, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है? यह हमें बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड शरीर में पाया जाने वाला लवण है, भरपूर मात्रा में ये सबसे अधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं साधारण भाषा में? ये इसका केमिकल फॉर्मूला पहले बता देता हूं मैं, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। और इसको हम साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, नमक। ओके, और देखो यहाँ ये एक स्पून में ये सॉल्ट रखा हुआ है, नमक। ये सॉल्ट जो हम वर्ड यूज करते हैं, ये जनरली आपने केमिस्ट्री में बेसिक में पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, कि एसिड प्लस बेस को जब आप मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, तो इस तरह से ये हर बार ये वाला सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट तो एक तरह से ये एसिड प्लस बेस का एक रिजल्ट है सॉल्ट, जो कि वाटर के साथ फॉर्म होता है। तो ये भी आप याद रखना, ये एक जनरल क्वेश्चन है कि एसिड प्लस बेस को मिलाने पर क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। और शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम रसायन विज्ञान की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में NaCl भी लिखते हैं। तो नमक का रासायनिक सूत्र भी एक तरह से आप याद कर सकते हैं, NaCl। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हार्मोन इज कॉल्ड फ्लावरिंग हार्मोन? किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरोजिन। FLORIGEN। फ्लोरोजिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ साइड पे देखो ये फूल खिलाया हुआ है, ये कमल का फूल आपको दिखाई दे रहा है प्यारा सा। तो ये किस हार्मोन की वजह से खिला होगा? ये खिला होगा फ्लोरोजिन्स। फ्लोरोजिन्स वो हार्मोन है जिससे फूल खिलते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये फ्लोरोजिन हार्मोन जो है ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है फ्लोरोजिन। ओके, और एक बात ये देखो, आपने देखी होंगी जो किसी भी पौधे की या पेड़ की पत्तियां, किसी भी ट्री की पत्तियां ग्रीन ग्रीन होती हैं कि नहीं? तो पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है पत्तियों का, वो किसकी वजह से होता है? ये मैं बताना चाहता हूं आपको। वो होता है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से होता है।
क्लोरोफिल की वजह से होता है। और जो ये क्लोरोफिल होता है ये एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है ये ग्रीन कलर पिगमेंट है। ग्रीन कलर पिगमेंट हम इसको बोलते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट, लिक्विड पेस्ट जैसा ये है। ओके, ग्रीन कलर पिगमेंट इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का जो ये मेन एलिमेंट है, क्लोरोफिल का जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ये भी आप याद रखना। ओके, तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो किस यंत्र से नापते हैं? विद विच इंस्ट्रूमेंट डू यू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट? तो ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। जब कभी पौधे मतलब एक्सेस में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा अनावश्यक जल अपने अंदर सोख लेते हैं, तो वाष्प के रूप में जो पौधे अपने से जल को बाहर निकालते हैं उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन हम कहते हैं। जब पौधे एक्सेस में वाटर को कलेक्ट कर लेंगे फिर क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, उसका वाष्पोत्सर्जन करेंगे, ट्रांसपीरेशन करेंगे। तो किसके रूप में करेंगे, वाष्प के रूप में करेंगे, वेपर के रूप में करेंगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को, ट्रांसपीरेशन के रेट को प्लांट्स में कौन मेजर करता है? तो उस यंत्र का नाम है गेनोंग पोटोमीटर। गेनोंग पोटोमीटर ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप वाष्पोत्सर्जन की दर यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को मेजर करते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार, गेनोंग पोटोमीटर। एक बात आप सुनना, ध्यान से सुनना कि जनरली आपको एक वर्ड मिलेगा, अगर मान लो गेनोंग ना मिले तो पोटोमीटर से हम पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मेजर करते हैं, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को मेजर करते हैं पोटोमीटर से। तो खाली पोटोमीटर भी मिल सकता है और इसका पूरा नाम क्या है, गेनोंग पोटोमीटर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि वाष्पोत्सर्जन की दर पौधों में किससे नापते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं पौधों के बारे में कि पौधों की जो वृद्धि होती है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है, कि जो ग्रोथ होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं, पौधों की वृद्धि को मापते हैं, वो है क्रेस्कोग्राफ। और ये एक मशीन थी जो बनाई थी 1928 में जगदीश चंद्र बसु ने इस यंत्र को, इस मशीन को बनाया था क्रेस्कोग्राफ में, जिसने ये 1928 है, 1928 में जगदीश चंद्र बसु ने एक मशीन बनाई थी जिससे पौधों की वृद्धि को नापा जाता था, प्लांट्स में ग्रोथ को नापा जाता था। उन्होंने ही, जगदीश चंद्र बसु ने ही ये बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है, और जो देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा था कि क्लोरोफिल, ये देखो क्लोरोफिल जैसे ये है, क्लोरोफिल का ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है और इसका ये मेन एलिमेंट क्या होता है, ये मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, मैग्नीशियम। ये आप याद रखना, मैंने उस क्वेश्चन को का जो एक डिटेल स्ट्रक्चर था थोड़ा सा यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया साइड में, तो आप याद रखना क्लोरोफिल में जो ये होता है ग्रीन कलर पिगमेंट, जो क्लोरोफिल होता है उसका जो मेन एलिमेंट है मैग्नीशियम होता है। उसमें ये ऐसे नाइट्रोजन ऐसे टाइप से बॉन्डिंग हो रखी है, NMG से मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट मैग्नीशियम था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज कॉल्ड मल्लिका ऑफ द हिल्स? पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, पहाड़ों की मल्लिका, ये मल्लिका ऑफ हिल्स ये कहा जाता है नेतरहाट। ये एक जगह है, नेतरहाट एक जगह है झारखंड में नेतरहाट एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, एक हिल स्टेशन आप कह सकते हैं, हिल स्टेशन है झारखंड में।
हिल स्टेशन है नेतरहाट। देखो ये वहाँ की ये कुछ हसीन वादियाँ, कुछ आपको इस फोटो में मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पहाड़ है और यहाँ सनराइज सनसेट बहुत ज़्यादा फेमस होता है, लोग आते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, नेतरहाट जो झारखंड में है उसे पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। और ये झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है ये नेतरहाट। ओके, तो एक बार हिंदी में लिख देता हूं, नेतरहाट, नेतरहाट ये झारखंड में है। और इसको छोटा नागपुर की रानी, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर यानी कि क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहते हैं, या पैराडाइज ऑफ छोटा नागपुर, पैराडाइज ऑफ छोटा नागपुर, मतलब छोटा नागपुर का स्वर्ग भी नेतरहाट को कहते हैं। ओके, अब मैं छोटा नागपुर के बारे में आपको बताता हूं। ये छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर, अजीब अजीब सा वर्ड है, एक बार आप ध्यान से समझो। ये जो छोटा नागपुर है ये रांची, हजारीबाग और कोडरमा, रांची प्लस हजारीबाग प्लस कोडरमा, रांची हिल्स और हजारीबाग और कोडरमा के जो पठार हैं उनको ज्वाइंट करके छोटा नागपुर बोलते हैं। ओके, ये याद रखना, रांची के पठार, हजारीबाग के पठार और ये कोडरमा के पठार, इन सबको ज्वाइंटली मिला करके क्या बोल देते हैं? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और ये छोटा नागपुर जो पठार है, ये आप जानते होंगे खनिजों के लिए बहुत फेमस है। ओके, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये कोणार्क मंदिर है, कितना प्लेजेंट वेदर इसके पीछे दिखाई दे रहा है। कोणार्क मंदिर काफी पुराना है। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। और कौन था वो गंग वंश का शासक? उसका नाम हमें बताना है। वो था नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम या फर्स्ट मैं बोलूंगा, ये इसने बनवाया था। और ये कौन थे? ये गंग वंश के शासक थे एक, उन्होंने बनवाया था। गंगा डायनेस्टी। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये है उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखेंगे, उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी या कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं। OR मतलब उड़ीसा। ओके, तो ये किसको डेडिकेटेड है? ये जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सीधी सी बात है, ये हिंदू गॉड सूर्य को डेडिकेटेड होगा। हिंदू गॉड सूर्य भगवान, हिंदू गॉड सूर्यदेव को डेडिकेटेड है। ओके, और ये इसको ब्लैक पगोड़ा, BLAC के ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, याद रखना कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ है? उड़ीसा में, उसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ये देखो यहाँ ये कोणार्क का सन टेम्पल, ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है कोणार्क सन टेम्पल यहाँ है, इसको ब्लैक पगोड़ा कहते थे, ब्लैक पगोड़ा। और ये जो पुरी में आपने नाम सुना होगा, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, उसको व्हाइट पैगोडा कहते थे। क्या कहते थे? व्हाइट पैगोडा। इसको कहने के पीछे रीजन है, ये यूरोपियंस जब आते थे यहाँ, तो उनको यहाँ से जब यात्रा करते हुए जाते थे उनको इससे हेल्प मिलती थी। यहाँ कुछ इनकी लोकेशन थी जो जनरली इसको उन्होंने इसके लोकेशन के पर्पज से नाम रखा हुआ था। ये आप याद रखेंगे, जनरली सीधी सी बात है। टूरिस्ट जो पानी में यात्रा करते थे उनको ये व्हाइट पगोड़ा और ब्लैक पगोड़ा से हेल्प मिलती थी, ये पता चलता था कि वो कहां पर है। ओके, तो ये एक बहुत पुरानी बात है जो मैंने आपको बताई, और इसको आप और भी पढ़ सकते हैं डिटेल में आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड पेनिसुला कॉन्टिनेंट? किस महाद्वीप को प्रायद्वीप या महाद्वीप कहा जाता है? तो ये देखेंगे, आप समझ ही गए होंगे, ये आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं बात कर रहा हूं यूरोप कॉन्टिनेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है? यूरोप कॉन्टिनेंट को कहा जाता है विश्व का प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ये विश्व में क्या कहलाते हैं? इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप। मैंने अंडरलाइन कर दिया है जितना ये यूरोप है। तो
किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरोप को। ये आपके सामने जो मैप है वो यूरोप का ही है। यूरोप को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? ऐसी क्या वजह है इसको प्रायद्वीप? क्योंकि आप जानते हैं प्रायद्वीप उस लैंड पार्ट को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। और पेनिनसुला क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी, जो पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। पेनिनसुला तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो इसलिए ये आप आइलैंड देख सकते हैं, इसके यहाँ लोकेशन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी पानी है, इधर भी पानी है, ये सब पानी पानी है। तो चारों तरफ से पानी से जो घिरा हुआ, तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और इधर से ये रशिया से कनेक्टेड है एशिया में। तो इस तरह से तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप, पेनिनसुला कॉन्टिनेंट। ओके, तो पेनिनसुला कॉन्टिनेंट यूरोप को कहते हैं। और ये जो यूरोप है ग्लोब पे अगर आप देखो तो कौन से हेमिस्फेयर में मिलेगा? तो ये मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको मिलेगा। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध में आप यूरोप की लोकेशन को देख पाते हैं। और आप यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जान सकते हैं कि फिलहाल मतलब ये बदलते भी रहते हैं, लेकिन जो फिलहाल मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि यूरोप में 44 कंट्री हैं। इस कॉन्टिनेंट में यूरोप में 44 कंट्री हैं। ओके, 44 कंट्रीज। और जो लार्जेस्ट कंट्री है लैंड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, जो लार्जेस्ट कंट्री वो कौन सा होता है? रशिया का मैक्सिमम लैंड, मतलब सॉरी रशिया, मेरा कहने का मतलब है यूरोप के जो देश हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा लैंड है वो रशिया का इंक्लूड होता है। और अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंट्री है आपका वेटिकन सिटी। ये हम लैंड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, किस एरिया के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आप रशिया, मान लो सपोज कोई क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट कंट्री, और उसमें रशिया की यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, लेकिन अगर उसमें रशिया ऑप्शन में ना हो और आपके बाद फिर आप क्या देखोगे? तो उसमें ऑप्शन ट्राई करना रशिया के बाद। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो ये रशिया का एरिया हो गया यूरोप में। रशिया के बाद यूक्रेन आएगा, जिसके पास मैक्सिमम एरिया है यूरोप में। उसके बाद क्या आएगा? फ्रांस आएगा। यूक्रेन के बाद आएगा फ्रांस के पास ज्यादा एरिया है। फिर आएगा स्पेन, फ्रांस के बाद स्पेन, और स्पेन के बाद आएगा जर्मनी। तो ये वो 5 कंट्री हैं जिनके पास एरिया ज्यादा है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, तो इनमें कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिलेगा ही। तो ज्यादा एरिया यूरोप में किसका है? रशिया का है, फिर यूक्रेन का है, फिर फ्रांस का है, फिर स्पेन का है, फिर जर्मनी का है। तो इस तरह से ये आप याद रखेंगे। ओके, तो पेनिनसुला कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया है हमारा? यूरोप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ एशिया? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां है? यह हमसे पूछा गया है। तो हम बताएंगे ये सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र एशिया का असम में है। और असम में वो मेन इंपॉर्टेंट जगह कहां है? वो है, अभी बताता हूं, पहले ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आसाम। ये आसाम मैंने लिख दिया, वो है आपका डिगबोई। असम में कौन सी जगह है? डिगबोई। ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र है एशिया का। मैं आपको बता देता हूं, यहां 1866 में खुदाई शुरू हुई और फाइनली 1867 में यहां तेल पा लिया गया। यहां ऑयल फाइंड हो गया, ऑयल फाइंड कर लिया, ठीक है। और यहां ये डिस्कवर करना शुरू किया। फिर यहां जो मैं बताना चाहूंगा, जब 1867 में यहां ऑयल मिल गया तो उसके बाद परमानेंट यहां खुदाई होने लगी 1889 से। 1889 से यहां खुदाई परमानेंट होने लगी। ओके, और यहां रिफाइनरी कब सेटअप हुई? डिगबोई में रिफाइनरी कब लगाई गई? रिफाइनरी अगर आप बात करें, रिफाइनरी कब लगाई गई, तो रिफाइनरी लगाई गई थी 1901 में। यहां रिफाइनरी सेटअप कर दी गई थी डिगबोई में। और इसी वजह से जब यहां तेल मिल गया तो इसको क्या कहने लगे? डिगबोई को कहने लगे थे ऑयल टाउन भी बोलने लगे थे, ऑयल टाउन इसको बोलने लगे थे। तेल नगरी क्या बोलेंगे? डिगबोई को क्या कहा जाता था? तेल नगरी कहने लगे। तो यहां तेल मिला था एशिया में सबसे पहले। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां है?
भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी यहां है। कहां है वो जगह? वो जगह है जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाने भी है, तो वो है जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है, भले ही ये प्राइवेट सेक्टर के पास है, ये प्राइवेट सेक्टर के पास है, ये याद रखना। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना भी है जामनगर और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार मार्क करके कि दुनिया में, विश्व में सबसे पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया था? दुनिया में सबसे पहले तेल का कुआं कहां खोदा गया था? तो अगर मैं वो आपको बताऊं नाम, तो वो है अमेरिका का पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में दुनिया का सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया यूएसए। तो ये याद रखना, पेंसिल्वेनिया कहां है? यूएसए में है, जहां दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। दुनिया में सबसे पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया? अमेरिका, पेंसिल्वेनिया में। और भारत में कब खोदा गया? भारत में खोदा गया था 1866 में। ओके, तो इस तरह से याद रखेंगे आप। और एक बात, ये जो असम में, असम का जो ये डिगबोई है 1981 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसको अपने होल्ड में कर लिया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है ये रिफाइनरी। यहाँ जो तेल निकालने का काम है वो किसके पास है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो 1981 से उसके पास है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी थी। इन सब बातों को आप नोट करके रखिएगा। मैं एक ही स्लाइड पे बता देता हूं क्योंकि जितना मुझे याद आता रहता है मैं सब बताता रहता हूं। आप इसको सुनते हुए ध्यान से नोट करना। कुछ बातें इधर उधर लिख देता हूं, उनको भी आप सही से एडजस्ट करके लिख लेना और सभी नामों को एडजस्ट करना। एक स्लाइड के रूप में, एक टॉपिक के रूप में पॉइंट्स आप डिटेल में लिख लीजिएगा नीचे को। ओके, तो इस तरह से आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।